गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में कल हम लोगों ने द्वितीय उपदेश शुरू किया था। द्वितीय उपदेश जिसका कि नाम प्राणायाम है, और प्राणायाम वाले उपदेश में हम लोगों ने प्राणायाम की पूरी विशेषता देखी थी। और पूरी विशेषता में हम लोगों ने फिर देखा था कि नाड़ियों की शुद्धि होने पर ही सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा। उसके लिए सबसे पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास जरूरी है। और नाड़ी शोधन का अभ्यास भी कहा गया था कि प्राणायाम का अभ्यास सात्विक बुद्धि के साथ में करना चाहिए। सात्विक या धिया कहा गया था। प्रतिदिन सात्विक बुद्धि के साथ में आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा हुआ था नाड़ी शोधन के बारे में। बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। बद्ध पद्मासन में बैठेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से बाई नासिका से पूरक करेंगे, क्षमतानुसार कुंभक करेंगे और राइट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। फिर राइट से ही पूरक करेंगे, क्षमतानुसार कुंभक करेंगे, फिर रेचक करेंगे। ये हम लोगों ने पूरा देखा हुआ था। इसमें कहीं कोई शंका नहीं थी। फिर इसमें कितनी बार अभ्यास करना है ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। बद्ध पद्मासन में फिर हम लोगों ने देखा था 4 बार अभ्यास करेंगे, 80 की संख्या तक ले जाएंगे। ये भी हम लोगों ने देखा था। सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि 4 बार करेंगे, 80 संख्या तक ले जाएंगे। 3 महीने में नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था नाड़ी शोधन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले निम्न अवस्था में पसीना आता है, मध्यम अवस्था में कंपन होता है, उत्तम अवस्था में कहा गया जमीन से ऊपर उठता है। कंपन में कई जगहों पर कहा गया रीढ़ की हड्डी में कंपन होती है। और इस कंपन का अर्थ ये नहीं है कि शरीर में कोई वीकनेस आती है। ये वाली कंपन से उसका तात्पर्य नहीं है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात आई थी कि जब पसीना आए तो क्या करना है। तो पसीने को शरीर पर ही मालिश करनी है। शरीर पर मालिश करने से दृढ़ता और लघुता आती है। दृढ़ता और लघुता, मालिश करने से दृढ़ता लघुता आती है। ये इम्पोर्टेंट था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था शुरुआत में कैसा अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास काले प्रथमे सस्तम क्षीराज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते ना तादृन नियम आग्रह। योग अभ्यास के शुरुआत में दूध और घी से युक्त भोजन करना चाहिए। अभ्यास दृढ़ हो जाए तो फिर इस नियम के पालन की जरूरत नहीं होती है। ये भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था। ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर इसमें हम लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट चीज देखा था। आ, हाँ, हिक्का श्वास चकासस्य सिर कर्ण अक्ष वेदना भवंती विविधा रोगा पवन से प्रकोपता। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सीक्वेंस में हमने कहा था आप लोग याद कर लेंगे। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी बना करके भेजा हुआ है। फिर उसके बाद जब नाड़ी शोधन हुआ तो नाड़ी शोधन के बाद नाड़ी शोधन के चिन्ह की चर्चा आई थी। तो नाड़ी शोधन के बाह्य लक्षण और नाड़ी शोधन के फिर आंतरिक लक्षण, 2 पार्ट में इसके चिन्ह को अभी देख लेते हैं। कल हम लोगों ने नाड़ी शोधन के 6 चिन्ह देखे थे। इसमें बाह्य लक्षण 2 बताया गया था। बाह्य लक्षण क्या होता है? शरीर सुडौल हो जाता है, शरीर पर, चेहरे पर कांति आ जाती है। और आंतरिक लक्षण क्या होता है? इच्छा अनुसार वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अंदर का नाद सुनाई देने लगता है, आरोग्यता आती है। अगर एग्जाम में पूछे बाह्य लक्षण तो ये 2 होगा, आंतरिक लक्षण तो बाकी ये 4 होगा। ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था। इसको 2 पार्ट में बांट करके पढ़ लीजिएगा। जो आज हम लोगों को शुरू करना वो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है षटकर्म। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। षटकर्म में हम लोगों ने कल ये देखा था, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसी मंत्र को दे करके क्वेश्चन ये हुआ है, नेद श्लेष्म अधिकः पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत् अन्यस्तु नाचरेत् तानि दोषानाम संभावतः। अगर मेद, मोटापा बढ़ा हुआ है या चर्बी बढ़ी है या श्लेष्मा यानी कफ दोष बढ़ा हुआ है आपका, तब आपको षटकर्म करने की जरूरत है, करना ही चाहिए।
अन्यथा इनकी जरूरत नहीं है। जब अगर दोष संभाव है, दोष जो है सम स्थिति में है, तब आपको करने की जरूरत नहीं है। बात पित्त कफ दोष अगर सम है तो। एक तो बात ये आई थी। फिर सटकर्म की चर्चा आई। सटकर्म कौन कौन से हैं तो हम लोगों ने देखा था, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। मंत्र भी इसका हमने देखा था। धौतिर्बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। यानी घेरन संहिता में क्रम से थोड़ा अलग है। इसमें घेरन संहिता में नौली पहले है, त्राटक बाद में। लेकिन हठ पर दीपिका में त्राटक पहले है, नौली बाद में। वैसे घेरन में नौली की जगह लौलिकी है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आइए, तो बात एक ही है, बस शब्द थोड़ा सा अंतर है। तो ये 6 आज हम लोगों को देखना, एक एक करके हम लोग देख लेंगे। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब सीधे हम बुक वाले उस पर आते हैं, फॉर्मेट पर। ये क्वेश्चन देख लिया था, ये भी देख लिया था, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। सत्कर्म को जो है गोपनीय रखना चाहिए। बहुत विचित्र गुण यानी आश्चर्यजनक गुण संधाय है, देने वाले हैं फल ये। और योगी लोग इसकी पूजा करते हैं। सिंहासन में भी योगी पूज्यते योगी पुंगवे कहा गया है। अब पहला जो हमारा सत्कर्म है वो है धौती। धौती में क्या कहा गया है इसको देखना है। चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सनेर ग्रसेत। अब देखिए यहाँ कहा गया साफ साफ, चतुर अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल विस्तार वाला। कपड़े की चौड़ाई 4 अंगुल विस्तार है, लंबाई कितनी है 15 हाथ है। हस्त पंचदशायतम यानी कि धोती में वस्त्र धोती की चर्चा है। वस्त्र धोती की लंबाई चौड़ाई बताई गई है, 15 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। इसमें घेरन हठ प्रदीपिका में, ये ध्यान रखिएगा, हठ प्रदीपिका की बात हो। फिर कहा गया गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सनेर ग्रसे। गुरु के बताए नियम के मुताबिक वस्त्र को गीला करेंगे सिक्तम, और सनैर ग्रसेत फिर उस वस्त्र को धीरे धीरे निगलेंगे। पुनः प्रत्याहरेच चैतत उदितम धौती कर्म तत्, और फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकाल देंगे, यही धौती कर्म। अब इसको सुन करके कोई अभ्यास मत करने लग जाइएगा कि पता चला कि पूरा पूरा धोती निकल गए, अब फिर उल्टी कर रहे हैं, पूरा पूरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी पूरी विधि विधान होती है। यहाँ बस फाइनल स्टेज छोटा सा दिया गया है, बाकी गुरु के निर्देशन में करेंगे। या हम लोग यूनिट 10 पढ़ेंगे तो उस समय इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। वहां पर बिहार स्कूल ऑफ योग में इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या है और वहां से हम लोग इसको देख लेंगे। धौती कर्म में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा। एग्जाम की दृष्टि से धौती कर्म के लाभ बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका आप लोग पढ़ रहे हैं। कास श्वास क्लीह पुष्ट कफ रोगाश्च विंशति धौती कर्म प्रभावे पर्यांत्य एव न संशय। यानी कि कास श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोग, जो 20 प्रकार के कफ रोग है, ये सब दूर होगा। ये दूर होगा धौती कर्म के प्रभाव से, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन से रोग? कास रोग, कास मतलब खांसी, श्वास मतलब दमा, प्लीहा मतलब तिल्ली रोग, स्प्लीन रोग। तिल्ली जो इंग्लिश वाले ध्यान दीजिए, तिल्ली मतलब स्प्लीन। स्प्लीन में सूजन आ जाता है, स्प्लीन में कोई बीमारी हो जाती है, उसी को प्लीहा रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग चर्म रोग होता है, एक प्रकार का बहुत खतरनाक चर्म रोग होता है। और 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं। तो वात पित्त कफ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? वात रोग होता है 80 प्रकार का, कफ रोग होता है 40 प्रकार का, और सॉरी वात पित्त रोग होता है 40 प्रकार का, कफ रोग होता है 20 प्रकार का। वात पित्त कफ ऐसे याद कर लीजिएगा, 80 40 और 20, 80 40 20। यहाँ कहा गया है भौतिक क्रिया से सभी 20 प्रकार के कफ रोग का नाश होता है। अब इसमें से क्वेश्चन या तो आपको कैसे पूछा जाएगा, सीक्वेंस पूरा का पूरा दे दिया जाएगा कि धौती कर्म हठ प्रदीपिका के मुताबिक
सीक्वेंस में लगाइए उसके लाभ को। एक क्वेश्चन तो ये होगा। जिनका हैंड रेज पहले का है डाउन कर लीजिए, अभी का हैंड रेज है तो रहने दीजिएगा। या दूसरा क्वेश्चन, एक तो ये पूछा जाएगा सीक्वेंस में, तो उल्टा सीधा सीक्वेंस दिया जाएगा, आपको सीक्वेंस लगाना है। दूसरा सीक्वेंस, दूसरा पूछा जाएगा क्वेश्चन अलग अलग, जैसे कुष्ठ रोग हठप्रदीपिका के मुताबिक किस षटकर्म से दूर होता है। लीजिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कुष्ठ रोग, सिर्फ कुष्ठ रोग। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी 20 तरह के कफ रोग का नाश होता है, किससे कहा गया हठप्रदीपिका के मुताबिक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संस्कृत में जो ये दिया हुआ है ना, एज इट इज इसी को नीचे पांचों को 5 ABCD करके दे दिया जाएगा उल्टा, इसको क्रम से लगाएं, या तो हिंदी में या तो संस्कृत, एज इट इज। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। हठप्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। वातज विकार, कफज विकार, चर्म विकार, नेत्र रोग। हठप्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। अब नीचे भी हमें ये देखना, जब भी ऐसा ऑप्शन हो फूट वाला हो ना, तो ये देखिए नीचे कितना लेना है, तो नीचे सब में 2-2 है, नहीं 2 लेना है इसमें से। वात, कफ, चर्म, नेत्र, तो हम लोगों ने कफ वाला देखा था, और कुष्ठ रोग देखा तो वो चर्म रोग होता है। तो दूसरा तीसरा दोनों होगा, दूसरा तीसरा दोनों किसमें होगा। धोती की चर्चा हो रही है, धोती की चर्चा हो रही है कौन से ग्रंथ में। हठप्रदीपिका के मुताबिक हम लोग पढ़ रहे हैं, हठप्रदीपिका। हठप्रदीपिका में कफज और चर्म, एक तो ये प्रकार पूछ दिया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन और आपको जब ऑनलाइन टेस्ट लेंगे तो उसमें बहुत सारा आएगा, अभी तो शुरुआत हुआ ऑनलाइन टेस्ट का। संडे को हम लोगों को पहले मैराथन क्लास भी है, फिर योग दर्शन का भी ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे। अब इसमें हठप्रदीपिका में गजकर्णी भी दिया हुआ है, जबकि षटकर्म में आपको धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाती है। अब इसी में नाम भले ही 6 में गजकर्णी का नहीं है, लेकिन गजकर्णी इसमें है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गजकर्णी की चर्चा और कहाँ है, अगर किन्हीं को याद हो तो। हठरत्नावली। हठरत्नावली। हठरत्नावली में। जो पुराने लोग हैं वो सब जवाब दे देंगे, नए में भी जिनका पढ़ा होगा वो जवाब देंगे। हठरत्नावली हम लोग पढ़ेंगे, उसमें गजकर्णी की चर्चा है, वहां षटकर्म की जगह अष्टकर्म है। अब इसको भी बीच में देख लेते हैं, जब बीच में आ गए हुए हैं महाशय जी तो देख लेते हैं। उदरगत पदार्थम उदमंती पवनम अपान उदर्य कंठनाले क्रम परिचय वस्य नारी चक्रा गज कर्मीति निगद्यते हठज्ञ। कहा गया है गजकर्णी क्या है। नारी समूहों चक्रों को जब क्रम से एक योगी जान लेता है, साधक जान लेता है, तब वो अपान वायु को ऊपर उठा करके पेट में मौजूद पदार्थों को कंठ से बाहर निकाल देता है। हठयोग के जानकार इसे गजकर्णी कहते हैं, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है नारी समूह चक्र को क्रम से जानने के बाद की बात आ रही है। तब जो है अपान वायु को ऊपर उठा करके पेट के पदार्थ को कंठ से बाहर निकालता है, तब हठयोग के जानकार इसे गजकर्णी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, क्रम परिचय वश्य नारी चक्रा का अर्थ जो है अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग निकालते हैं। कहा गया है हठयोग अभ्यास से नारी और चक्र का जब ज्ञान हो जाए उसके बाद ही गजकर्णी क्रिया जो है संपन्न होती है, उसके बाद ही गजकर्णी क्रिया संपन्न होती है। फिर एक और जगह हमने देखा, एक चौखंबा प्रकाशन की किताब है जो स्वामी द्वारकादास शास्त्री जी ने उसमें लिखा है कि जिस योगाभ्यासी ने संखनी नारी का यहाँ तक आने का क्रम जान लिया, उसी नारी के माध्यम से की गई क्रिया को गजकर्णी कहते हैं। ये भी बहुत ऊपर की बात है, तो मैंने बस रेफरेंस के लिए लिख दिया है, एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए। अब हम आते हैं दूसरी क्रिया बस्ती। हम लोगों ने पहला धौती देख लिया, उसका फल देख लिया, बस्ती देखेंगे, बस्ती के फल देखेंगे। बस्ती क्रिया है नाभि दग्ध जले पायो न्यस्त
नालो उत्कट आसन आधार आकुंचनम कुर्यात क्षालनम वस्ति कर्म कर। नाभि तक जल में स्थित होकर के गुदा द्वार में एक नली को डालेंगे। पायो न्यस्त नालो उत्कट आसन। नाभि तक जल में स्थित होकर के गुदा द्वार में एक नली डालेंगे, उत्कट आसन लगा करके फिर गुदा का आकुंचन करेंगे। अब देखिए, अगर इसको सिंपल देखें तो आप कहेंगे कि अच्छा, नाभि तक जल में गए, उत्कट आसन लगाए, पायों में जो है एक नली को डाला और अपने आधार का आकुंचन किया। आकुंचन मतलब कॉन्ट्रेक्शन किया, कॉन्ट्रेक्शन किया और प्रसारण किया, छोड़ा, कॉन्ट्रेक्शन किया छोड़ा, कॉन्ट्रेक्शन किया छोड़ा, तो गुदा द्वार के अंदर की सफाई हो जाती है। सिंपल सी बात है, गुदा द्वार के अंदर की सफाई हो जाती है। इसी को बस्ती कर्म कहा गया। लेकिन इसमें अलग क्या है, हमें पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से वो जानना बहुत जरूरी है। वो ये हमें पढ़ना है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, क्या करें, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नाभि दग जले, नाभि तक जल में चले जाइए। पायो न्यस्त, पायो न्यस्त नली कहा गया है। पायो में यानी गुदा में, द्वार में एक नली को डालेंगे। फिर कहा गया उत्कट आसन। उत्कट आसन बाद में कहा गया है। एग्जामिनर ऐसे पूछ लिया जाता है कि देखें कि सीक्वेंस लगा पाता है कि नहीं, सीक्वेंस का बड़ा झंझट है। फिर उत्कट आसन को सीक्वेंस में हम रखेंगे एग्जाम के लिए। फिर आधार आकुंचन कहा गया है, मतलब गुदा का आकुंचन करेंगे। एक तरह से आकुंचन मतलब जैसे अश्विनी मुद्रा आप लगाते हैं, उसी को गुदा का आकुंचन कहते हैं। जब गुदा का आकुंचन करते हैं तो छालन होता है, उससे बार बार गुदा का आकुंचन। छालन मतलब क्लीनिंग होना, क्लींजनिंग प्रोसेस हो गया, सफाई होती है, यानी आपके मल द्वार की सफाई होती है, उसी को बस्ती कर्म कहा गया। तो हमने ये सीक्वेंस में आपको बताया, एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान में रखना। बस्ती क्रिया के फल की चर्चा में आते हैं। बस्ती क्रिया का फल क्या है? गुल्म प्लीहो धर्म चापी वात पित्त कफोद्भवा वस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकला मया। गुल्म प्लीहा जलोदर वात पित्त कफ जन्य दोष बस्ती कर्म के प्रभाव से दूर होते। क्या है? गुल्म, प्लीहोदरम, प्लीहा और जलोदर। उसके बाद कहा गया है वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, इसका इसका भी, इससे भी संबंधित कोई रोग हो तो वो भी दूर होगा। इससे वस्ती कर्म के प्रभाव से क्षीयन्ते खत्म हो जाता है, पूरी तरह से सकलामया, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब ये भी आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। अब आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, रोज रोज आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ रहा है तो स्टिकी नोट्स चिपकाइए, रूम में, कमरे में स्टिकी नोट्स चिपकाइए बोर्ड पे, हट प्रदीपिका के स्टिकी नोट्स, धोती के ये लाभ, बस्ती के ये लाभ, या बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े पेज पर लिखिए और चिपकाइए दीवार पर, उसको तभी हो पाएगा। गुल्म प्लीहा जलोदर वात पित्त कफ जन्य दोष बस्ती क्रिया के लाभ में ये हो गया। बस्ती क्रिया के लाभ में इसके अलावे भी और बातें कही गई। बस्ती में बहुत लाभ बताया गया है, बस्ती से सबसे ज्यादा लाभ बताया गया है। फिर कहा गया है धातु इंद्रियांतः करण प्रसादम दधाच च कांतिम दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहन्याद अभ्यस्यमानम जलबस्ती कर्म। यानी कि धातु, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता आती है, किससे? बस्ती कर्म से। किससे? बस्ती कर्म से। फिर कहा गया है शरीर में कांति आती, प्रसन्नता तक हो गया, प्रसादम तक। कहा गया है कांति आती है, दहन प्रदीप्तम, शरीर में कांति तो आती ही है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अशेष दोषोपचयम, अशेष दोष दूर होता है। फिर कहा गया अशेष दोष दूर होने के बाद निहन्याद, अशेष दोष के लिए कई जगहों पर यह भी कहा गया है ये अपान वायु से संबंधित जो बीमारी होती है, जो भी समस्याएं होती है, उसका निवारण करना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए अशेष दोष ही पूछा जाता है, व्याख्या से नहीं पूछा जाएगा। ये किससे निहन्याद मतलब दूर होता है? अभ्यस्य मानव जल बस्ती कर्म, जल बस्ती के कर्म से ये
दूर होता है। इसको एक साथ भी हम लोग लाभ को देखेंगे, पहले एक एक करके देख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। बताइएगा एडजस्ट करके कि कहीं मेरी आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो फैन भी चल गया, उधर कूलर भी चल गया, बच्चे भी चला गया तो दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेति पर आते हैं। धौतिर बस्ती तथा नेति। नेति में कहा गया है सूत्रम वितस्ते सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेश मुखान निर्गम ये चैसा नेति सिद्धेर निरक्यते। कहा गया सूत्रम वितस्ते सुस्निग्धम, यानी सूत्र की पहले विशेषता बताई जा रही है कि एक सूत्र जो है पहले लंबा है, सूत्र जो है वितस्ते, एक वितस्ती है, एक बित्ता भर लंबा, एक बित्ता, वितस्ती मतलब एक बित्ता। एक बित्ता कितना होता है, कैमरा खोलना पड़ेगा, एक बित्ता होता है, एक बित्ता, एक इंच। ये एक वितस्ती, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये, इसको एक वितस्ती कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वितस्ती हो गया, ठीक है। आइए, एक वितस्ती हो गया। उसके बाद कहा गया है सुस्निग्ध, क्वालिटी क्या होगी, तो चिकना होगा। सुस्निग्ध मतलब चिकना, क्वालिटी चिकना होगा। उसी को नासिका के नाल में यानी नासिका में प्रवेश कराएंगे, इसको ऊपर नीचे कर देंगे पहले, ठीक है। ये सब अब ध्यान रखना पड़ेगा। एक वितस्ती का मतलब होता है एक बित्ता यानी 9 इंच होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। सूत्र की विशेषता कही गई है सुस्निग्ध, मतलब चिकना होता है, और उसको नासिका में प्रवेश कराएंगे और मुख से धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। इसे ही सिद्धों ने नेति क्रिया कहती है। करते होंगे बहुत सारे लोग। नेति क्रिया के लाभ हम लोग देखते हैं। कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ऊर्ध्वजात रोगांग नेतिर आंसू निहंती च। कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। जत्रु ऊर्ध्वजात रोग मतलब कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं, कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं, कंधे से ऊपर के रोग। जत्रु ऊर्ध्वजात रोग का मतलब होता है कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं। ध्यान रखिए क्या 3 चीजें हैं इसमें, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, जत्रु ऊर्ध्वजात रोग यानी कंधे से ऊपर के रोग खत्म होते हैं। ये संस्कृत शब्द भी याद करना पड़ेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आया, हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ, देख करके जल्दी से बता दीजिए। तो नेति कर्म के लाभ कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए बढ़िया से। 500 ए बी डी, 2 सर 2 ए बी डी, सब लोग क्या, ए बी डी यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। कपाल शोधन ABT और जत्रो ऊर्ध्व रोगनाश होगा, ए बी और डी होगा, ठीक है। ए बी डी दूसरा उत्तर सही है, बहुत सुंदर। अब हम लोग आएंगे अगले पर। हमने देखा धोती, बस्ती, नेति, कितने त्राटक का कौन सा नंबर है जानवी जी, नंबर संख्या चौथा, ठीक है। चलिए आपने क्या इसीलिए कर दिया तो 5वां डाल गए थे, आपने बचा लिया आपको 5वां डालने से, चलिए ठीक है। त्राटक में क्या कहा गया है, निरीक्षेण निश्चल वृषा शुक्ल लक्ष्यम समाहिता है अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य से त्राटकम स्मृतम। किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एक टक देखना यानी पलक नहीं झपकाना, एक टक देखना। कब तक देखना है, अश्रु संपात पर्यंतम, अश्रु मतलब आंसू, जब तक न गिरे, जब तक आंखों से आंसू न निकल आए तब तक देखना है। आचार्यों ने इसी को त्राटक कहा है, आचार्यों ने इसे ही त्राटक कहा है, आचार्यों ने इसे ही त्राटक कहा है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसका लाभ क्या है त्राटक का, मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनम कपाटकम यत्न तस त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। यानी कि नेत्र के रोग दूर होते हैं, तंद्रा यानी निद्रा की स्थिति, आलस्य आदि दूर होता है। त्राटक को यत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, यत्न तस त्राटकम गोप्यम यथा हाट पेटकम
फाटक पेट का मतलब जैसे सोने की पिटारी को रखते हैं वैसे इसको भी गुप्त रखना है। फिर से देखिए लाभ। नेत्र के रोग दो, त्राटक किससे करते हैं? आंख से करते हैं, नेत्र के रोग दूर होंगे। और नेत्र में ही तो आलस आता है ना, अब सोने से पहले आंख मिचलाते हैं, आंखें भारी होने लगती है, नींद आ रही क्या? हाँ नींद से आ रही, आंखें भारी होने लगती है। तंद्राधीन है, मतलब निद्रा से पहले की स्थिति को तंद्रा कहते हैं। और आपके आंखों में अगर कोई पलकों में कोई समस्या होगी वो सब ठीक हो जाएगा, आंखों से संबंधित सब कुछ। और इसको कहा गया है प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, सोने की पिटारी की तरह है। अब देखिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्वेश्चन से आप लोग उत्साहित हो जाएंगे। आ गया, अरे आ गया फटाफट, तो इसमें वो आ गया थोड़ा सा, सही गया आपके। आइए, हठ प्रतियोगिता में त्राटक की विधि बताई गई, फटाफट देखिए तो। बताइए बताइए। जानवी जी आप सर बोलते। 4। हाँ आइए, ए सी तो इस स्थिर दृष्टि होगा, बिल्कुल सही है, स्थिर दृष्टि होगा। भूमध्य दृष्टि नहीं कहा गया है, सूक्ष्म लक्ष्य पर एक कहा गया है, नासाक दृष्टि नहीं है, अश्रुपात होने तक कहा गया है। ए सी और ई होगा, ए सी और ई, ये चीजें कहेगा। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। ये क्या होगा? एक क्वेश्चन और आ गया, वाह, इसका आंसर नहीं आया नीचे वाला। हर प्रतिक्रिया के अनुसार त्राटक क्रिया किनमें लाभप्रद है? देखते हैं। अब सब लोग पूछेंगे प्रतिसैया क्या होता है? मुझे नहीं पता प्रतिसैया क्या होता ए बी सर, है। ये भी ए बी जो आएगा आंसर सर, बुरा नहीं समझेगा। इतना ही पढ़ा हो, इतना ही सही हो जा रहा था, क्यों आगे बढ़ना है? 15 में नेत्र रोग में हो गया, ठीक है, बात तो इसको टाली नहीं। तो क्या बात है, स्वाति जी भी आई हुई है आज, तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब नौली कौन से नंबर पे आएगा? अजीत जी, नौली, नौली अजीत जी। 5th नंबर। क्या चीज सर? तो अजीत अजीत जी खाना 5 खाने लगे नंबर क्या? पर। 5वें नंबर पर तो नौली। नहीं, 5वें नंबर पर आइए, सर, त्राटक 5वें त्राटक के नंबर बाद। पर नौली। कहा गया है अमंदा वर्त वेगेन तुंदम सव्याप सव्यतः गतांसो भ्राम्येद एषा नौलिः सिद्धे प्रशस्यते। कंधे को थोड़ा आगे झुकाकर तीव्र गति से पेट को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाएंगे। तीव्र गति से पेट को बाएं से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाएंगे, यही कहा गया है। पेट को घुमाना नौली क्रिया जो बाबा रामदेव करते हैं। और कैसे? तो तीव्र गति से कहा गया है, तीव्र गति से। ठीक है, अमंद का अमंद मतलब मंद नहीं, वेगेन मतलब वेग पूर्वक, ये कहा गया। फिर उसके बाद है छठा हमारा है नौली क्रिया, छठा है हमारा नौली क्रिया की बात आई हुई है। नौली क्रिया के लाभ में कहा गया है मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधापिकानंद करी सदैव अशेष दोषमय शोषणी चहट क्रिया मौलिर एवं च नौली। यानी कि नौली क्रिया जो भी हम लोगों ने विधि देखा उसके फल बताए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है मंद अग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है, जिसका पाचन नहीं होता है ठीक से, नहीं अग्नि जो है बहुत एकदम सो ही गया हुआ, अग्नि जाग ही नहीं रहा है, उसका चेहरा ऐसा सूख गया हुआ है, खाना खा रहा कहाँ जा रहा पता ही नहीं चलता है, लग ही नहीं रहा है भोजन, उसकी भी अग्नि मंद अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। ठीक है, हाँ नौली फिफ्थ है, ठीक। अच्छा यहाँ सिक्स लिखा है, नौली हाँ जी फिफ्थ सर, हो। इसमें 6 लिखा हुआ है। हाँ अरे वाह, बहुत बढ़िया, मंद अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। फिर कहा गया पाचनादि संधापिकानंद करी सदैव, पाचन क्रिया तेज हो जाएगी। क्या बात है, पाचन भी तेज हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति कराता है। संधापिकानंद करी सदैव, यानी कि आनंद की प्राप्ति कराता है और शरीर के अशेष दोष को दूर करता है, अशेष दोष को दूर करता है। और एक और इम्पोर्टेंट है, हठ क्रिया मौलिर एवं च नौली,
ये हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है, मौली कहा गया इसको। नौली को मौली कहा, मौली मतलब सरताज होता है, नौली को मौली कहा गया, सरताज है ये। एक बात बताइए, अशेष दोष और कहाँ पर आया हुआ था? अशेष दोष बस्ती में। अभी पढ़ा है, नीतू जी नहीं बोल, बस्ती में आया अभी था। बोलिए। बस्ती में है सर। अभी अशेष आया था ना। आया था तो ज्योति आया तो था, कहाँ आया था ये तो पूछ रहा हूँ। अशेष आप दोष बगल में दूर होते हैं। बस्ती में बताया गया सर। बस्ती रमा नहीं है जिनका सर। बस्ती नहीं सर बस। है, पक्का बस्ती में आया था। हाँ जी सर। देखिए ये पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए छठे पर आते हैं, अभी चिंता मत कीजिएगा, इसको एक बार और रिवीजन करेंगे। कपाल भाती में आते हैं, भस्त्रावल्लोह कारस्य रेच पुरोस संभ्रमो कपाल भातिर विख्याता कपदोष विशोषिनी। अब यहाँ पर भस्त्रावल्लोह कारस्य से क्वेश्चन आया हुआ था, ये सब कंपैरेटिव स्टडी में भी आपको रखना पड़ेगा कि कपाल भाती में क्या कहा गया है। भस्त्रावल्लोह कारस्य रेच पुरोस संभ्रमो कपाल भातिर विख्याता कपदोष विशोषणी। लोहार की धौकनी की भांति शीघ्रता से रेचक पूरक करने को कपाल भाती कहते हैं। कैसे? जैसे लोहार होता है ना, तो वो पहले जमाने में वो धौकनी रखता था, हाथ से ही उसको ऊपर नीचे करता था, तो उसमें आवाज आती थी, आवाज आती थी, धप धप की आवाज आती थी। तो हम लोगों ने बचपन में देखा हुआ, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, गाँव में अभी भी कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो कपाल भाती के लिए कहा गया है भस्त्रावल्लोह कारस्य, लोहार की धौकनी की तरह रेचक और पूरक करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, इसी को कपाल भाती विख्याता कपाल भाती कहा गया है। और कपाल भाती से कफ दोष का नाश होता है, कफ दोष विशोषणी, कफ से संबंधित रोग डिजीज खत्म होते हैं। बस षटकर्म कंप्लीट हो गया। अभी एक बार इसको देखिए, हठ प्रतिक्रिया में कौन से षटकर्म की विधि में भस्त्रावल्लोह कारस्य शब्द ये पूछा गया था? कितना आसान है, कपाल भाती। भस्त्रावल्लोह कपाल भाती में कपाल, सर। अभी अभी आया कपाल भाती में ये कहा, ठीक है। अब आइए एक बार इसको देखते हैं, इससे अच्छा ना थोड़ा सा इस वाले को देखिए। हाँ आते हैं अभी आप, अंजलि जी अभी आप, एक सेकंड। देखिए हमने कहा विधि तो सब लोगों को पता है, बहुत आसानी से कर लेंगे। लाभ जो है परेशान करता है, तो लाभ जो है 6 के 6 हमने एक स्क्रीन पर आपके सामने रख दिया हुआ है। धौती के लाभ सीक्वेंस में पूछा जाएगा तो ये पहले कास खांसी, फिर श्वास यानी दमा, फिर प्लीहा तिल्ली रोग यानी स्प्लीन, स्प्लीन रोग, तिल्ली रोग मतलब स्प्लीन से संबंधित रोग होता है, तिल्ली रोग कहते हैं स्प्लीन। फिर कुष्ठ रोग, फिर कहा गया 20 तरह के कफ दोष। कुष्ठ रोग मतलब चर्म रोग, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज। चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज, कुष्ठ रोग होता है, जिसको कोढ़ भी कहते हैं, कोढ़। अब 20 तरह के कफ रोगों का नाश भी होता है, किससे? धौती से। धौती में भी कौन सी धौती? वस्त्र धौती की चर्चा हो रही है, वस्त्र धौती की चर्चा हो रही है, वस्त्र धौती, ठीक है। ये सीक्वेंस में देखना था। फिर आते हैं हम लोग बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया में सबसे ज्यादा लाभ बताए गए, सबसे ज्यादा लाभ गोल में प्लीहा, जलोदर, वात पित्त कफ, एक बस्ती में वात पित्त कफ है। उसके बाद धातु इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता, धातु इंद्रिय अंतःकरण में प्रसन्नता, शरीर में कांति, जठराग्नि प्रदीप। अशेष दोष दूर होता है, 2 जगह पर है, एक बस्ती में भी एक नौली में भी। अशेष दोष दूर 2 जगह पर है, बस्ती में भी नौली में भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेति में, हम लोग अभी क्वेश्चन भी लेंगे, चिंता मत कीजिए। नेति में आते हैं कपाल शोधन, 3 ही चीज नेति में आया। पहला आया है कपाल शोधन, दूसरा आया हुआ है दिव्य दृष्टि, तीसरा आया हुआ है जत्रु ऊर्ध्वजात यानी कि कंधे से ऊपर के रोग नष्ट होते हैं। फिर त्राटक की बात करें, त्राटक में आया हुआ है नेत्र रोग,
त्राटक में क्या आया हुआ है, नेत्र रोग दूर होता है, आंखों के रोग, फिर आलस्य दूर करता है, और इसको कहा गया है सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना। कैसे रखना है गुप्त, सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना है। नेत्र रोग दूर करता है, तंद्रा भगाता है, और आलस्य को दूर करता है। अब देखिए, मंद अग्नि प्रदीप्त है इसमें, किसमें, नौली में। नौली में क्या होगा, मंद अग्नि, पेट एकदम घुमा रहे हैं तो मंद अग्नि भी प्रदीप्त हो जाएगा, पाचन की क्रिया तेज हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति कराएगा, अशेष दोष दूर करेगा। और नौली को मौली भी कहा गया है, नौली को मौली भी कहा गया है। आइए, कपालभाति में एक ही कहा गया है बस, कि कफ दोष का नाश होता है, कफ दोष का नाश, बस ये आपको याद रखना है। ये एक बार में याद नहीं होगा, इसीलिए होमवर्क की जरूरत होती है। अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो बोल बोल करके मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बोल बोल करके, आपका माइक बंद है, बोल बोल करके इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, और उसके बाद फिर जो है इसको लिख जाइए। फिर आंख बंद करके बैठ जाइए और आंख बंद करके इसको एक एक करके, हाँ, धौती धौती में क्या लाभ बताया गया क्रम से, उसको हमने पूरा रख लिया, आंख बंद करके मेमोराइज किया, ऐसे करना। आइए, हाँ, किनका हेमरेज है, अंजलि जी का, अजित जी का। अंजलि जी बताइए। यस सर, मैं पूछ रही थी, जो जठराग्नि के लिए हर बार अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे एक तो दहन प्रदीप्त है जो हमने बस्ती में पढ़ा अभी, और कल हमने पढ़ा था नाड़ी शुद्धि के चिन्ह में अनलस्य प्रदीप्तम, तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ड ही यूज करें या कैसे भी कर सकते हैं? अलग अलग ही कीजिए सबके, जिसके लिए जो है, अब क्या पता एग्जाम में पूछ दे कि किसके लिए अनलस्य कहा गया है और किसके लिए जो है जठराग्नि प्रदीप्त कहा गया है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ध्यान रखिए। अनलस्य और दहन, अनलस्य और दहन, ठीक है, दहन देखिए, प्रदीप्तम, हाँ जी सर। हाँ, दहन प्रदीप्तम, और भी कई शब्द आएंगे, वैसे इतना भी नहीं जाना चाहिए तो अन्याय हो जाएगा, लेकिन पूछ दे तो हम आप क्या ही कर सकते हैं, हमें उसमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ओके उसमें सर, जाना ही थैंक यू। पड़ेगा। आइए, अब एक दो चीज और देख लेते हैं। कफ दोष किस किस में कहा गया है नाश होता है कफ दोष का, तो धौती में कहा गया कफ दोष, कपाल बस्ती में भाती, कपालभाति, कपालभाति, अब बस्ती में क्या कहा गया, तीनों दोषों का नाश। तीनों सर, वात पित्त कफ सर। तीनों कहा गया था, वात पित्त कफ तीनों कहा गया, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो हमने यहाँ सिर्फ कफ कहा ना, तो बस्ती में आ जाएगा कफ, ठीक है। वात पित्त कफ किस किस में कहा गया, तीनों मिला करके अगर आए तो सिर्फ बस्ती में कहा, ठीक है। अशेष दोष दूर होता है किस किस में कहा गया, बस्ती में और नौली में। बस्ती में, किसमें कहा गया, बस्ती और नौली। नौली में। अग्नि प्रदीप्त की बात किस किस में कहेगी, अग्नि प्रदीप्त होती है बस्ती में, नौली में, दोनों में अग्नि। एक में कहा गया जठराग्नि प्रदीप्त, एक में कहा गया मंद अग्नि प्रदीप्त, ने लिख दिया जो आपने कहा ना, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। बस्ती में कहा गया जठराग्नि प्रदीप्त, नौली में कहा गया मंद अग्नि प्रदीप्त। फिर आया जत्रु ऊर्ध्व रोग, जत्रु रोग दूर होता है, किसके लिए कहा गया है, नेति के लिए। जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होता है, किसके लिए कहा गया, नेति के लिए। नेति के लिए। हाँ, नेति। हाँ, और तो किन्हीं का सवाल नहीं था, थोड़ा सा आगे और बढ़ ही लेते हैं फिर हम लोग। सर ये आशेष दोष मतलब क्या है सर? आशेष क्या चीज अजीत जी, आशेष आशेष मतलब क्या सर? अशेष दोष के हर बार चर्चा होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बात है। कई जगहों पर अशेष दोष के लिए कहा गया है कि जो अपान वायु है उससे संबंधित। कई जगहों पर कहा गया है जो अशेष मतलब होता है जो शेष रह गया, जो दोष दूर नहीं हो सकता है, उसको अशेष कहा गया है, उसको भी ये दूर कर देता है, ऐसा है। लेकिन आयुर्वेद में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या है अशेष दोष का, आयुर्वेद वाले कोई है तो बता दीजिए। तो हमने चूंकि एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता है उसकी व्याख्या से, हम उसको अशेष ही रखते हैं, अशेष पर ही टिके रहिए एग्जाम के दृष्टि से। बाकी व्याख्या में एक बार किसी जानकार से पूछना पड़ेगा,
अशेष जो है ठीक है आयुर्वेद की जानकारी से क्या होता है। ठीक है, सही बताओ तो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है तो मैं बोल दूं नहीं यही होता है, और ना बैठना ठीक नहीं हो किसी चीज को ना। आइए दिसंबर 19 का सवाल है, हठयोग प्रक्रिया के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया। इसमें कहा गया है त्राटक सिर्फ त्राटक का नाम सिर्फ त्राटक को गोपनीय कहा गया। स्वात्माराम के अनुसार हठ क्रियाओं में कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? यहाँ स्वात्माराम शब्द आया है, क्या ही हुआ? नौली 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 को मौली कहा गया ना, तो वही मौली जी भी है, देखिए क्लास में मौली जी भी है यहाँ पर, नौली को मौली कहा गया और मौली जी क्लास में। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी है? नेत्र संबंधी विकार, कपाल शुद्धि, जत्रोर्धगत रोग, अम्ल पित्त। नेत्र संबंधी है। सूत्र नेति, नेत्र एक ही लेना है तो एक ही तो है सूत्र नेत्र, नेत्र संबंधी। ठीक है, जत्रु ऊर्ध्वजात किस में कहा गया था? नेति में सर, नेति में। अरे लाभकारी नहीं है, किस रोग में लाभकारी? लाभकारी नहीं है ये लिखा हुआ है। सब लोग कंफ्यूज हो गए, हम भी कंफ्यूज हो गए, सच बताएं। लाभकारी नहीं है, ये छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नेत्र संबंधी रोग तो होता ही है, कपाल शुद्धि भी होता है, जत्रोर्ध्वजात भी होता है, तीनों सूत्र नेति से होता है। एक जो है अम्ल पित्त, ये नहीं कहा गया है। देखिए स्वाति जी ने पकड़ लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, अब इसको थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन हो सकता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है, वस्त्र धोती की लंबाई 15 हाथ होंगे। 15 हाथ कहाँ लिखा हुआ है? 22.5 फुट से 22.5 फुट होगा सर। आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जा रहा है। एक हाथ जो होगा वो 15 हाथ होता है, तो एक हाथ जो है वो तकरीबन 1.5 फुट के आसपास होता है, 1.5 फुट होता है, एक हाथ 1.5 फुट होता है। तो 15 हाथ बताया गया, तो 15 गुना 1.5 कीजिए, तो 15 गुना 7, 15 प्लस 7.5 हो गया। आप गर्दन का एक्सरसाइज भी नहीं करते तो हैं। 22.5 जमा देने गए क्या हो गया रंजना जी? तो उसमें बेहोश हो जाना पड़ता है। संजू जी माइक बंद कर दीजिए। आइए 15 और 7.5, एक हाथ जो है वो 1.5 फुट का होता है, एक हाथ 1.5 फुट का होता है। तो 1.5 फुट का मतलब है कि 15 हाथ है, तो 15 प्लस 7.5 तो हो गया आपका 22.5 फुट का। 1.5 उसी को 1/2 करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से भी जानिए क्वेश्चन देके कैसे कैसे पूछा जा रहा है। आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कि हम नहीं जानते, क्यों नहीं जानते कहेंगे। कुछ सवाल और देख लेते हैं। इसके स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है? प्राण, आकाश, इंद्रिय। प्राण के अरे प्राण चले वाते चलम चित्तम, प्राण के स्थिर होने पर, वात के स्थिर होने पर। किस गुण वाले बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से सुषुम्ना के मल दूर होते हैं? सात्विक। सात्विक या धिया पढ़ा था, सात्विक या धिया। किस आसन में बैठकर नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है? बद्ध पद्मासन। कितने समय तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से मल शोधन हो जाता है? 3 महीने से कुछ अधिक 3 महीने से कुछ अधिक समय। 3 महीने से कुछ अधिक समय। 24 घंटे में कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? 4 बार 4 बार अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, कुंभकों की संख्या कितनी ले जानी चाहिए? 80 तक 80 तक ले जाना चाहिए। ठीक है, कुंभक करने के बाद निम्न मध्यम उत्तम श्रेणी के लक्षण क्रमशः है?
एक सर पसीना पसीना कंपन ऊपर उठना। प्राणायाम के दौरान निकले पसीने को क्या करें? मर्दन मर्दन करने से क्या होता है? लागवता और हल्का दृढ़ता। पहले फिर से बताए, अदिति जी देख के बताइए क्या होता है मर्दन करने से? सर स्थिरता आती है और लाघवता आती है। देख के बताइए क्या लिखा है एग्जैक्ट वर्ड। देख के बताओ। दृढ़ता और लघुता। ये शब्द मुझे चाहिए, ये तो कोई भी बता देगा, वैसे भी वाला भी बता देगा, यूजीसी नेट वाला फिर क्यों अलग होगा? दृढ़ता लघुता। देख लिया सयाली जी? हाँ सर। जी सर आइए ठीक है। दृढ़ता लघुता योगाभ्यास, तो लघुता पहले नहीं कहेंगे, पहले दृढ़ता लघुता ऐसे ही कहिए। अब मैं क्या करूँ, एग्जाम में वैसे ही पूछते था, हमें ट्रेन होना पड़ेगा ना, अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना पड़ेगा। योगाभ्यास के आरंभ में कैसा भोजन उत्तम है? दूध और घी। प्राणवायु को धीरे धीरे कैसे बस में करना चाहिए? सिंह हाथी बाघ की तरह। गलत अभ्यास से कौन कौन सा रोग होगा? हिक्का श्वास हुआ है हिक्का श्वास, सिर कर्ण अच्छी वेदना, सिर कर्ण अच्छी वेदना, सिर कर्ण हिक्का श्वास का सिर कर्ण अच्छी वेदना, ये था ना। षटकर्म का अभ्यास क्यों कहा गया, क्यों करना है? मोटापा हटाने, मोटापा कफ रोग दोनों के लिए, मोटापा कफ रोग दोनों को हटाने के लिए, मोटापा भी कफ रोग के लिए। पांचवी क्रिया का नाम कौन सा है? नौली। त्राटक। नौली। बताइए। नौतिर्वस्ति रथाने त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति स्थितानि सत्कर्माणि प्रचक्षते। पांचवी क्रिया नौली। धोती की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा। कुष्ठ रोग किस संक्रम से ठीक होता है? कुष्ठ रोग धोती से, कुष्ठ रोग धोती से ठीक होगा। ठीक है, धोती में क्या कहा गया था? काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ रोग और 20 प्रकार के कफ रोग। एक बार देखिए, फिर से रिवीजन हो गया आपका। आइए, हट प्रतिक्रिया में जल बस्ती की चर्चा है, स्थल बस्ती की? जल बस्ती की चर्चा है। ठीक है, बस्ती की शासन में करने के लिए बताया गया प्रतिक्रिया उत्कट आसन। बस्ती के अभ्यास से कौन कौन से रोग नष्ट होते हैं? तीनों। सिंपल है, ये देखिए क्वेश्चन हमने तीनों। थोड़ा मुश्किल सवाल तो बाद में आएगा, अगर पूरा ही देखें हम लोग बस्ती का अभ्यास से, तो कहा गया था ना, गुल्म रोग दूर होता है, गुल्मोदर, और फिर कहा गया था दिल्ली, यानी कि स्प्लीन वाले रोग दूर होता है, जलोदर, वात, पित्त, कफ। बस्ती के से तीनों दोष दूर होता है, वो तो कहा गया। धातु, इंद्रिय, मन की प्रसन्नता, जठराग्नि प्रदीप्त, शरीर में कांति आती है, ये सब पढ़ा था हमने। हठ प्रदीप के अनुसार नेति क्रिया में सूत्र की लंबाई होनी चाहिए 12 इंच। 9 इंच। 9 इंच 1 विपस्ती को 9 इंच कहा गया। मैंने जानबूझ के हल्का सवाल रखा है कि आपका उत्साह बढ़े। जब आपका ये ठोस हो जाएगा तो मुश्किल सवाल ऑनलाइन टेस्ट में आपको मिलेगा। नेति क्रिया के क्या फल बताए गए? तीनों। यत्रु ऊर्ध्व, दिव्य दृष्टि, कपाल देश की सुति, तीनों। इस सत्कर्म को सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। किस सत्कर्म को हठ क्रियाओं के लिए मौलिक कहा गया? फिर से आ गया
कपालभाति षटकर्म किस रोग को खत्म करता है? कपालभाति कफ कफ रोग को खत्म करता है, कफ रोग। आइए अब हम लोग कल जो है अष्टकुंभक, कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो कल 8 कुंभक कोशिश करेंगे हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा कल तो नहीं, कल तो संडे है, कल वाला नहीं कल होगा, रिवीजन रहेगा। कल तो रिवीजन होगा। ठीक है, कल जो है